गुड मॉर्निंग अथर्व, गुड मॉर्निंग स्वयं, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग आस्था, गुड मॉर्निंग रिया, देवांग, अश्लेषा, गुड मॉर्निंग ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रिया बेटा, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कौन कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आया? फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल, मैकेनिज्म्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ओके, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्विक रिवीजन हम करेंगे रिया, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। मैं हूँ, एक एक पार्ट ना समझे तो मैं समझाऊंगा आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ओके बेटा, ओके। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। और कौन कौन से सेक्शंस में प्रॉब्लम आया है? मैंने वॉइस में आज आप लोगों को एक्सेस दिया हूँ, तो जल्दी से पहले आप लोग अपना वॉइस में भी आप जो है या चैट में भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं यदि आप लोगों को पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम हो तो। जस्ट वेट बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आवाज आ रहा है क्या? रिस्पॉन्स करेंगे? रिस्पॉन्स में क्विकली, नेटवर्क इशू आया था थोड़ा सा। ओके, सुमित का प्रॉब्लम है, मुझे रेगुलेशन ऑफ किडनी में प्रॉब्लम जा रही है, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करना है। ओके ठीक है बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे जिसके जो भी डाउट्स है। ठीक है, यदि डाउट्स है तो मैं पहले डाउट्स क्लियर कराऊंगा, साथ ही साथ आप लोगों के पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है वो भी हम लोग लेंगे, और नहीं है तो फिर फाइनली हम आगे बढ़ते हैं। सुमित के साथ प्रॉब्लम है, मंजरी को भी रेगुलेशन ऑफ किडनी एंड फंक्शन ऑफ ट्यूबुल्स में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके ठीक है, और बाकी लोग? बेटा वॉइस में भी एक्सेस दिया हूं मैंने। मंजरी एंड सुमित, कोशिका रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस का क्विक रिवीजन चाहिए। ओके, ईसा को भी प्रॉब्लम है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में, अश्लेषा को भी रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, चलो ग्रेट। और रिया बेटा, आपको कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आया था? आर्यन, ब्रेक, वेकेशन की ब्रेक की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पे भी प्रॉब्लम आया है मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूं। ठीक, डोंट वरी, टेंशन ना लो, सारी चीजें हो जाएगी। रिया का क्या प्रॉब्लम आया था? रिस्पॉन्स करो। इंसुलिन मीटस वाला पार्ट नहीं समझा है, फंक्शन ऑफ द ट्यूबुल जो है रिया को नहीं समझ में आया है। ओके, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट जो है रिया के साथ प्रॉब्लम जा रही है। चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक काम करते हैं, कैमरा तो आज कनेक्ट नहीं हुआ है अपना, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले, वैसे तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखना था हम लोगों को, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पर क्या चीज़, आपका जो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है और जो भी मैकेनिज्म्स हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। आज भी बेटा आपका स्ट्रेंथ कम दिख रहा है मुझे, कहाँ गए बाकी लोग? बाकी लोग कहाँ गए बेटा? क्या रीज़न है जिससे क्लास में आज स्टूडेंट नहीं दिख रहे हैं? प्रहलाद बेटा क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझ में आया? आज ओरल टेस्ट है? अच्छा ओरल टेस्ट है इसलिए स्ट्रेंथ कम है।
ओहो, ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहे थे। चलो कोई बात नहीं प्रहलाद, हम लोग अब वापस से आएंगे क्वेश्चंस पर। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बेटा मैं आपको रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस क्या है वो समझा देता हूँ। एनसीईआरटी देख ले फिर बेटा, एनसीईआरटी ही देख लेते हैं। वैसे लास्ट टाइम तो मैंने आप लोगों को समझाया था। अच्छा मुझे ये बताइए सबसे पहले, जितने स्टूडेंट भी जो डाउट पूछ रहे हैं, एक बार अगेन आप लोगों ने वीडियो देखे हैं, वीडियो देखे हो या नहीं हो? क्योंकि बेटा वीडियो तो अपलोड हो गया है सारा। वीडियो रिवाइज करने के बाद भी नहीं समझ में आया, ऐसा है क्या? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हमने 2 या 3 तरीके से लिए है। वीडियो देखे होंगे तो, और उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा होगा। एनसीईआरटी पढ़े तब प्रॉब्लम आया, हाँ ठीक है। इंसुलिन वाला पार्ट कंफ्यूज कर रहा है योगेश्वरी को। बेटा योगेश्वरी और रिया का रिस्पांस मिला है, इसके पहले बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डाउट आया था। बाकी लोगों का क्या प्रॉब्लम है? जल्दी जल्दी रिस्पांस करो। ईसा, कोशिका, मंजरी, सुमित, देखा है बट एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो गया। चलो कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, एनसीईआरटी रिवीजन ले लेते पहले। सभी लोगों को एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो एनसीईआरटी रिवीजन ही हमारे लिए बेस्ट होगा फिर। ओके चलो तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन क्विज जो है ओरल टेस्ट, अब कई स्टूडेंट ओरल टेस्ट के नाम पे आज एब्सेंट हो गए हैं, तो पहले हम लोग आज के सेशन को रिवीजन सेशन नाम दे देते हैं, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? रिवीजन करेंगे किस चीज का? एक्सक्रीशन का। और रिवीजन जो रहेगा वो कैसा रहेगा? एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, ठीक है। आज पीटीएम में आप आएंगे क्या? पीटीएम आज है क्या? कल भी हुआ ना? कल आप लोगों के बैच का नहीं था क्या? नहीं था, चलो ठीक है, देखते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, देखते पहले तो यहाँ पे सबसे पहले रिवीजन करना है एक्सक्रीशन वाला, और जो भी एनसीईआरटी बेस्ड जो पार्ट है वो हम सबसे पहले देखेंगे एक एक पार्ट। फिर इसके बाद जो भी क्विज सेशन है और जो भी ओरल टेस्ट है वो हम बाद में देखेंगे। चलो ठीक, ग्रेट। तो अभी देखिए फर्स्टली एक काम करते हैं, हम लोग फर्स्ट पेज से आते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पेज से हम चलते हैं, और कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है एक एक चीज। आप लोग भी, सभी लोग बेटा अपना अपना एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, सभी लोग एनसीईआरटी सामने रखेंगे, ओके। और एनसीईआरटी का एक एक पार्ट जो है, जहां जहां मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग मुझे रिस्पॉन्स करना। पर्टिकुलर एक एक पैराग्राफ में, एक एक लाइन या एक एक सेंटेंस में भी यदि किसी का कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर लोकोमोशन भी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो लोकोमोशन स्टार्ट करने के पहले मैं ये चाहता हूं कि ये जो आपका एक्सक्रीशन है ये अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए, अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ओके, समझे? हाँ एक एक वर्ड बताता हूँ बेटा, एकुमुलेट का मीनिंग क्या होता है वो भी समझाता हूँ। तो देखिए बेटा, ये फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे, ये वाला, ठीक। जिसके डाउट रहेंगे या कोई कीवर्ड नहीं समझा तो वो पूछ सकते हो। यहाँ पे एक डाउट आया है, एक्युमुलेट मीन्स क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ठीक है, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी
बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इन डाइजेशन। तो अब देखो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा पर्टिकुलर कोई भी बॉडी है, ठीक है, और बॉडी का ये पर्टिकुलर हमारा एक सेल है, ठीक है। इस सेल में ये न्यूक्लियस है। यदि यहाँ पे सपोज कोई भी एक प्रोडक्ट है, जैसे कि सपोज ये एक प्रोडक्ट है, इसका ब्रेकडाउन हुआ होगा, ये प्रोटीन भी हो सकता है, ये ग्लूकोज भी हो सकता है, ठीक है, ये प्रोटीन भी हो सकता है और ये ग्लूकोज भी हो सकता है। तो जब इस प्रोडक्ट का यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ तो इसके बाद जो सब्सटेंसेस यहाँ पे रिलीज होंगे वो हो सकते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है इसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना है, बाहर नहीं निकले तो यही सेल में क्या होंगे, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हुए यहाँ पर इस तरह से ये एक्युमुलेट होंगे, जमा हो जाएंगे। क्या होंगे यहाँ पर इस तरह से, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है इस तरह से क्या हो गए, यहाँ पर जमा हो गए, एक्युमुलेट हो गए इस तरह से। अब ये यहाँ पे रहेंगे तो अब मुझे बताओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये आपका घर है, अब इस घर में आप रहते हो, आपके ब्रदर एंड सिस्टर रहते हैं और आपके पेरेंट्स हैं, और सभी के लिए अलग अलग रूम होंगे इस तरह से, ठीक, गेस्ट रूम भी होगा, टीवी रूम होगा, स्टडी रूम होगा, व्हाटएवर। अब यदि यहाँ पे आपके घर में कुछ गेस्ट यदि आ जाए और अब 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे है और 5 के अलावा यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे बढ़ गए, मान लो, है कि नहीं, अब स्टूडेंट या फिर मेंबर्स हम कह सकते हैं, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, अब घर की बात करें तो मेंबर्स की बात करेंगे, कंजेस्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से यहाँ पे आके रहने लगे, जैसे कि कोई फेस्टिवल या कोई प्रोग्राम हमारे यहाँ पर होता उस टाइम पे, तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमको यहाँ का एक अरेंजमेंट उसके एडजस्टमेंट के हिसाब से करना होता है। तो ये जो एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे जो करना है तो वो पर्टिकुलर एक दिन के लिए होगा या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन के लिए होगा, बट इससे ज्यादा हो गया तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने लगेगी और उनको भी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो एज इट इज जब यहाँ पे ये एक सेल है और उसका खुद का अपना एक कंसंट्रेशन यहाँ पे है, और यदि यहाँ पे कुछ बाई प्रोडक्ट जो बने और वो जब यहाँ पे आके जमा हो रहे तो सेल का जो नॉर्मल एक्टिविटी है नॉर्मल ना रह के वो डिस्टर्बेंस चलेगा। तो इन जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है इसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है, इसलिए इस कंसेप्ट को एक्सक्रीशन कहते हैं, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये जो एक्युमुलेट हुआ सब्सटेंस है उसको बाहर निकाल दिया। आस्था समझ में आ गया? बाकी और किसी को इस पैराग्राफ में कुछ डाउट है? फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। इस पैराग्राफ में किसी को कुछ डाउट है? और आज डाउट सेशन है बेटा आपका। सबसे पहले तो जो भी डाउट सेशन है उसमें एक एक चीज जो है वो आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, तो आप बताते जाइए, और मैं जब किसी और को बता रहा हूं तो आप अपने पहले के जो डाउट है वो क्लियर रखिए, ठीक है? नो सर ऑल क्लियर, ठीक है? मुझे सभी के रिस्पॉन्सेस चाहिए। मैंने वॉइस में एक्सेस दिया हूँ, यस नो बोलते जाएंगे आप लोग। चेक करो वॉइस एक्सेस आ रहा है कि नहीं। यस सर। ग्रेट, यस सर। ठीक। हर्षिता का जो है एक्सेस इनडाइजेशन आ रहा है वो बता दे रहा हूँ। देखो एक्सेस इनडाइजेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फूड खाए, एक चपाती खाए या आपने राइस खाए। राइस खाने के टाइम पे क्या हुआ, इसमें क्या प्रेजेंट था, स्टार्च था, और स्टार्च को ब्रेक करने के लिए क्या लगता है, एमाइलेज, और एमाइलेज की वजह से स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा सबसे पहले माल्टोज में, फिर माल्टोज का अगेन ब्रेकडाउन होगा तो उसके लिए एंजाइम लगेगा माल्टेज, तो माल्टेज किस में ब्रेकडाउन हो गया, ग्लूकोज में। तो इस तरह से ये जो सब्सटेंस है राइस का ये क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। लेकिन अब आदत है हमने राइस खाए तो लेकिन चबाए नहीं, निगल लिए, पकाए नहीं, निगल लिए, समझे? तो अब हमने यहाँ पे चीविंग का प्रोसेस किए ही नहीं है तो प्रॉपरली इस स्टार्च पे एमाइलेज काम नहीं कर पाया, और हो सकता है कि कोई एंजाइम भी सीक्रेट नहीं हो पाया,
तो ये स्टार्च हमारे बॉडी में जाने के बाद स्टार्च स्टार्च की फॉर्म में रहेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है क्या? नहीं, मीन्स उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो डाइजेशन नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? इनडाइजेशन। और जब बहुत ज्यादा अमाउंट में डाइजेशन नहीं हो पाता है तो हमारे बॉडी में क्या होगा बेटा? एसिडिटी हो जाएगी, गैस बनेगी, एसिड प्रोड्यूस होगा, गैस प्रोड्यूस होगा, और आपको मालूम है फिर इसके बाद हमारे बॉडी का फंक्शन पूरा टोटल डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको हमारे बॉडी से रिमूव करने में भी प्रॉब्लम जाएगी फिर। तो ये कहलाता है एक्सेस इन डाइजेशन। चलो, ये इतने पार्ट में और किसी का कुछ डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ओके, यदि किसी का होगा तो आप मुझसे पूछ लोगे। मैंने वॉइस में भी एक्सेस दिया हूं, और एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को एवरीवन चैट में भी जो है वो एक्सेस दे देता हूं। तो नो डाउट जो है रिस्पॉन्स आएंगे वो एवरीवन चैट पे ही आना चाहिए, और डाउट चैट भी एवरीवन में ही आप दीजिए मुझे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में किसी का कुछ डाउट है? 2 पेज तो नहीं चेंज हो गए ना एक साथ? ये फर्स्ट पेज या सेकंड पेज? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलो ठीक है, नो डाउट आ रहा है। इस पैराग्राफ में किसी को भी डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम ये वाला पैराग्राफ में आ रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। तो ऐसा कोई पर्सन होगा जिसका डाउट है तो सिर्फ वही रिस्पॉन्स करेगा डाउट है करके, चैट टू एवरीवन, या फिर वॉइस में एक्सेस देंगे। शायद किसी का भी नहीं। ऐसा कोई है जिसे डाउट है इस पैराग्राफ में? नहीं है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। इस पैराग्राफ में भी अकॉर्डिंग टू मी डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि डाउट है। प्रज्वल बेटा आपने सिर्फ सर लिख के भेजे, वो भी प्राइवेट में, कुछ प्रॉब्लम है? प्रज्वल, रीनल पेपिली क्या होता है? ठीक, ओके, प्रज्वल का प्रॉब्लम है रीनल पेपिली। देखिए बेटा, रीनल पेपिली मीन्स क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह से ये क्या हो गया? रीनल पिरामिड हो गया, इस तरह से ऐसे बने हुए, इस तरह से। तो ये जो रीनल पिरामिड का जो एपेक्स वाला रीजन होता है, जो माइनर कैलिक्स उससे कनेक्ट होता है, तो इस रीजन को पेपिला कहते हैं। और रीनल हम किडनी के लिए टर्म यूज करते हैं, ठीक है? तो जो टिप ऑफ मेडुलरी पिरामिड जो होता है, ठीक है, वेरी गुड बेटा प्रहलाद, ठीक है, टिप जो होता है मेडुलरी पिरामिड का वो क्या कहलाता है बेटा? रीनल पेपिली कहलाता है। प्रज्वल आपका डाउट था, ठीक है, समझ में आ गया? चलो इस पैराग्राफ में किसी के डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। वॉइस में एक्सेस दिया है, आप वॉइस में भी आप मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हैं, यस सर नो सर करके। ये डायग्राम तो समझ में आ ही गया होगा सभी को। किसी का यदि होगा तो आप डायरेक्टली मुझे वॉइस में पूछिए, ठीक है, कि ये नहीं समझा है। ये वाला पैराग्राफ में किसी को डाउट है क्या बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक के, और ये डायग्राम भी, नॉट ओनली पैराग्राफ, डायग्राम भी उसमें इंक्लूडेड है। रिया का क्लियर है? बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे यस सर नो सर। वॉइस में भी यस सर नो सर कह सकते हो आप लोग। योगेश्वरी, अथर्व क्लियर है, मंजरी का भी क्लियर है, हर्षिता, ईसा, आस्था, चलो सभी लोगों का क्लियर है, ग्रेट। स्वयं, अनुश्री, आर्यन, ओके, सुमित, चलो तो सभी लोगों का क्लियर है। तो फिर हम अगेन फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। ये है बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ, यूरिन फॉर्मेशन। इस पैराग्राफ में किसी का प्रॉब्लम आ रहा है यूरिन फॉर्मेशन का? सुमित क्लियर है, आर्यन क्रिस्टल क्लियर है, अथर्व ऑल क्लियर सर। बाकी लोग? यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को चल के आप मुझे बोलो कि सर ने जो पढ़ा है वो हमें बिल्कुल भी नहीं समझा। मैं एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, ठीक है, और बाद में आप लोगों का डाउट सेशन भी ले रहा हूँ। तो ये एक्सक्यूजेस नहीं मिलना चाहिए कि सर ने तो पढ़ा है बट हमें नहीं समझा है। यदि नहीं समझा है तो आपके पास इसकी अथॉरिटी है कि आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये पार्ट हमें नहीं समझा है। ओके, हाँ, सुमित का एक डाउट आ रहा है, पोडोसाइट क्या होता है?
पोडोसाइट देख लेते, देखो पोडोसाइट मतलब देखिए पहली चीज तो हमारा इस तरह से एक कप लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बोमेंस कैप्सूल। अब ये जो बोमेंस कैप्सूल है, तो ये बोमेंस कैप्सूल का ये आउटर लेयर को हम पैराइटल लेयर और इनर लेयर को विसरल लेयर कहते हैं। तो इस बोमेंस कैप्सूल में ऐसे एक फुट के समान एक ऐसा, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी हम कह सकते हैं, एक्चुअली ये फुट लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये ऐसा वाला। तो ये जो फुट लाइक प्रोजेक्शन जो होता है, इसकी वजह से बेटा फिल्ट्रेशन स्लिट फॉर्म होगा, तब जाके ही क्या है, कोई भी सब्सटेंस आसानी से यहाँ से पास भी हो सकते हैं, लेकिन लार्ज सब्सटेंस यहाँ से पास नहीं हो सकते। तो इसको, हाँ, ये क्या कहलाता है बेटा, फिल्ट्रेशन यूनिट फॉर्म करता है ये स्लिट पोर्स। ठीक है, एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि इनर लेयर कौन सी होती है बेटा, विसरल। आउटर लेयर क्या होती है, पैराइटल। तो ये विसरल लेयर में फुट लाइक जो प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोडोसाइट कहलाते हैं। ओके बेटा सुमित, वेरी गुड बेटा योगेश्वरी। एक बार ग्लोमेरुलर फ्रैक्शंस बताओ पार्थ। ओके बेटा, ग्लोमेरुलर फ्रैक्शंस बता देता हूं मैं। ओके पार्थ बेटा, थोड़ी देर बाद ग्लोमेरुलर फ्रैक्शंस जो है वो बताता हूँ। पहले मैं एनसीईआरटी वाला जितना भी पोर्शन है ये वाला, ये सारा मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, फिर उसके बाद वाला बताता हूँ। तो बेटा सबसे पहले तो इस पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट है तो रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। नहीं है, ऑल क्लियर है। किसी का भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो। एवरीथिंग इज क्लियर, ग्रेट, नो क्लियर। ओके, ग्लोमेरुलर फ्रैक्शंस में कितने लोगों को प्रॉब्लम है पार्थ के अलावा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स, रिया के साथ प्रॉब्लम है? ओके, बाकी लोग? चलो समझा देता हूं, बहुत ही सिंपल है बेटा। ग्लोमेरुलर फ्रैक्शंस, ग्लोमेरुलर फ्रैक्शंस की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो हम जानते हैं कि हमारे किडनी से 1 मिनट में कितना ब्लड पास होता है? कितना ब्लड पास होगा बताओ 1 मिनट में हमारी किडनी से? 1 मिनट में किडनी से कितना ब्लड पास होगा ये पूछ रहा हूँ। वेरी गुड, 1100 से 1200। ठीक है, ग्रेट। अभी यहाँ पे, हाँ बेटा पार्थ आपने तो यहाँ पे बता दिया जीएफआर डिवाइडेड बाय आरपीएफ। हाँ, अब 1 मिनट में हमारे किडनी से जो ब्लड पास हुआ 1100 से लेके 1200 ml, तो इसमें यदि हम फिल्ट्रेट देखें तो फिल्ट्रेट कितना होगा, सब्सटेंस जो फिल्टर हो रहा है वो कितना होगा? वो होता है 125 ml। तो इसमें 125, अब इसमें प्लाज्मा कितना रहेगा? ग्रेट। तो अब हम लोगों को यहाँ पे फ्रैक्शंस हमें निकालना है, तो एक्चुअली वो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शंस कहलाएगा। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शंस हम देखें तो जैसे कि सपोज ये हमारा ब्लड है, इस ब्लड से किडनी में जो ब्लड पास हुआ, ठीक है, वो 1100 से लेके 1200 के आसपास जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसका 55% हम देखेंगे तो प्लाज्मा होता है जो फिल्ट्रेट होता है, तो प्लाज्मा जो फिल्ट्रेट होगा तो वो 600 हम मान सकते हैं। ठीक है, और 600 जो कि प्लाज्मा फिल्ट्रेट हो रहा है। ठीक, लेकिन इसका फिल्ट्रेशन जो हो रहा है तो पर मिनट जो है वो कितना होता है, जिसे हम जीएफआर कहते हैं, तो वो 125 ml होता है। तो इसको हम देखेंगे तो 125 ml
पर मिनट में कितना हुआ और कितना प्लाज्मा आया था, तो टोटल में से हम निकालते हैं तो ये निकलता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शंस, जो कि कितना होता है 20%। बेटा ये डाउट था आपका? वेरी गुड ईश्वरी, समझ में आ गया पार्थ? ओके ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट पोर्शन जो है आप लोगों का वो क्या है? वो है यूरिन फॉर्मेशन में, तो आपको डाउट नहीं आ रहा है शायद। ये वाला पैराग्राफ में किसी को कुछ डाउट है? बेटा आप लोगों ने थोड़ी देर पहले बोले थे कि आपने जब एनसीईआरटी पढ़े तो प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आ सकता है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हैं, आप लोग बोलोगे तो एक एक लाइन में आपको समझा सकता हूँ। ठीक, लेकिन यदि आपके डाउट है तो, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ, ये वाला और ये वाला पैराग्राफ समझ में आ गया बेटा सभी को? फिर सेकंड ये वाला क्या है, ये वाला और ये वाला है ना। जे जी ये डाउट है सुमित को, ठीक। पार्थ, ट्रांससेलुलर और पैरासेलुलर रीएब्जॉर्प्शंस का पाथवे। ओके ठीक है, चलो देखिए बेटा सेकंड पैराग्राफ में क्या कहा है। किडनी जो होता है, फर्स्ट पैराग्राफ में भी डाउट आ रहा है कि किसी को? आस्था बेटा, कस्तूरी, खुशी को सेकंड पैराग्राफ है। नहीं सर सेकंड, ओके। चलो देखो, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट, एक मिनट में किडनी ने कितना अमाउंट फिल्टर किया, कितना किया था 125 ml। तो 125 ml जो फिल्ट्रेट किया उसे हम कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक दिन में कितना होगा, तो एक दिन में होता है 180 लीटर पर डे, ये ml पर मिनट। तो 125 ml पर मिनट है, 180 लीटर पर डे, क्या कहलाता है ये? GFR, इसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब किडनी में एक मैकेनिज्म होता है, क्या चीज? रेगुलेट करने का फिल्ट्रेशन रेट को, क्योंकि जनरली 125 ml हम कैसे कह सकते हैं, कम और ज्यादा भी तो हो सकता है। यदि मैंने बोला कि कोई भी स्टूडेंट अपनी डेली जो पढ़ाई कर रहा है, जो स्टडी कर रहा है, तो आज उसने 5 पेज जो है रीड करके लर्न कर लिया, तो कल वो 4 पेज ही रीड करके लर्न कर पाएगा, और हो सकता है कि किसी दिन वो 10 पेज रीड करके भी लर्न कर ले। तो ये तो कैपेसिटी बदल गया। किसी ने काम किया तो फुल डे भी काम कर सकता है, और कभी कभी वो आधे ही काम कर सकता है। तो यहाँ पे तो उसका वर्किंग शेड्यूल बदल गया। तो जब इंसान इतने अच्छे से काम नहीं कर सकता, तो ऑर्गन फिर कैसे? वहां पे हम कह सकते हैं कि ये 125 ml पर मिनट ही होगा, ये कैसे कांस्टेंट है? तो किडनी में बेटा इसको रेगुलेट करने का मैकेनिज्म होता है, क्योंकि कभी कभी कम और ज्यादा भी यदि उसका फंक्शंस हुआ तो भी वो इस चीज को कांस्टेंट बनाए रखता है। कैसे होगा ये? तो ये ऐसे होता है कि किडनी जो है, यदि हम देखें तो जो बोमेंस कैप्सूल जो होता है, चलो यूट्यूब पे हैक आउट करते हैं, हैंग आउट करते हैं, 1 घंटे तो मिल सागर बेटा क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। आपका माइक ऑन हुआ बेटा? ओके, तो इस तरह से देखिए, ये जो आपका बोमेंस कैप्सूल है, तो इस बोमेंस कैप्सूल में यहाँ पे इस तरह से अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल ये आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ये जो हो गया आपका, क्या हो गया बेटा? ये हो गया बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद फिर इधर साइड से ये जो बना, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपका अफरेंट, और ये कहलाएगा आपका इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, अब ये जो अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स होंगी इस तरह से। इसी के साथ साथ
यहां पर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी, और इसी के साथ साथ ये जब आगे टर्न होकर के इधर ऐसा आ रहा है हमारा, ठीक है, ये आगे घूम के ऐसा होकर पूरा घूम के आएगा बेटा, ऐसा डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं आएगा, ठीक है, समझने के लिए समझ लो। तो ये जब टर्न होके आएगा तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से सेल्स होंगे। तो यहाँ पे ये जो सेल्स है इसे कहते हैं मैकुला डेंसा सेल, यहाँ पे ये जो सेल्स है इसको कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, और ये लेसिक सेल्स, मेसेनग्लियन सेल्स। तो ये जो सारी सेल्स है, इस सारी सेल्स को यदि हम कॉमनली समझे, अंडरस्टैंड करें, तो ये सारी सेल्स जो है, ठीक है, इसको हम सिंपल वे में यदि हम समझेंगे तो ये जो है ये कहलाता है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जो किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट कर सकता है। क्या कर सकता है ये? किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट कर सकता है। तो देखो, किडनी में एक मैकेनिज्म्स होती है जो बिल्ड कर सकता है, क्या? बिल्डअप मैकेनिज्म्स, किस चीज के बेटा? रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। तो ये जो मैकेनिज्म है ये किसके थ्रू हो रही है? तो ये हो रही है JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के थ्रू। यहाँ पे ये जो है JGA होता क्या है, ये कैसे हो रहा है? तो देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि इधर से ब्लड फोर्सफुली आ रहा है, इधर से ब्लड आया, और ब्लड आने के बाद जब इधर से रिटर्न बैक जा रहा है, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ब्लड जितने फोर्स से इधर आया था उतने ही फोर्स से इधर जा पा रहा है, या फिर फोर्स कम हो जा रहा है? ठीक है, तो कुछ रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ पे जो कितना फोर्स जनरेट हुआ है उस फोर्स को ये क्या है, कंसीडर कर सकते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स होता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स होता है। तो मैकेनो रिसेप्टर्स जो है ये क्या करेगा, ये जो प्रेशर है वो कम या फिर ज्यादा हुआ है तो उसको सेंस कर सकते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर जो है, ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर और सॉल्ट का बैलेंस कम हुआ है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मैकेनिज्म्स है वो क्या होगी, रेगुलेट हो पाएगी, सही तरह से चल पाएगी। तो ये एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है। ये उसने क्या किया बेटा, सेंस किया। किस चीज को सेंस किया? उसने सेंस किया, उसने डिटेक्ट किया। क्या डिटेक्ट किया? प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, कितना है, उसका फ्लो कितना है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा? वो जो सेल्स आपस में मॉडिफाई हुई है। तो सेलुलर मॉडिफिकेशन कहां पे हुआ है? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है इस तरह से जो जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ सेल्स है वो मॉडिफाइड हो गई। मॉडिफाइड होने की वजह से उस सेल्स को क्या कह रहे हैं? मैकुला डेंसा सेल। एनसीईआरटी ने टर्म नहीं दिया है, ठीक है, बट हमें मालूम होना चाहिए कि सेलुलर मॉडिफिकेशन जो हो रहा है वो किससे हो रहा है। तो ये जो सेलुलर मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो ये जो मैकुला डेंसा सेल्स है जो कहां प्रेजेंट है? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। फिर उसके बाद अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, क्या चीज? अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल जो होता है, ठीक, तो उनके बीच में या फिर अफरेंट आर्टेरियोल की जो लोकेशन है वहां पर भी एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जैसे कि ये इस तरह से अफरेंट और ये इफरेंट आर्टेरियोल है। तो मेन तो डिटेक्शन हमको जो है वो कहाँ करना है? वो तो इधर ही करना है ना। तो यहाँ पे स्पेशल सेल्स जो है, यहाँ पे प्रेशर कम या ज्यादा हो रहा है तो इसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कम या ज्यादा हो रहा है तो डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो लोकेशन होती है उस लोकेशन पर जो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या कर रही है? जैसे ही जीएफआर कम हुआ, जीएफआर जैसे ही कम हो रहा है तो उसने उसको डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करते ही वो क्या करेगा, यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ एंजाइम या हार्मोन को सीक्रेट करके इसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा। तो इसकी जगह छोटी हो गई, एक तो ये ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक होने से और फोर्स बढ़ सकता है ना, बट ब्लॉक नहीं हुआ है। इसको क्या किया, यहाँ पे छोटी सी जगह जो है वो निकाल दी, ठीक है, इतना यहाँ पे एक एरिया ऐसा निकाल दिया जिसकी वजह से यहां से जो फ्लो है वो क्या होगा, ऐसा आगे जा सकता है। बाकी सारी चीज को कंस्ट्रिक्ट कर दिया। तो कैसे हुआ? तो ये यहाँ पे एक रेनिन हार्मोन जो है वो सिक्रेट होगा। रेनिन क्या कर रहा है बेटा, आपको मालूम है,
एंजियोटेंसिनोजन रास पढ़े थे हम लोगों ने, RAAS, ठीक है। तो यहाँ पे रेनिन जो है वो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो होता है इधर से जो कम हो गया था इसको फास्ट करेगा। जितना ज्यादा ब्लड जाएगा उतना ज्यादा यहाँ से क्या होगा, फिल्टर होगा और उतने अच्छे से यहाँ पे काम हो पाएगा, ठीक है। मीन्स वो कांस्टेंट रखेगा 125 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे, इतना जो है वो क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। और यदि मान लो इसमें कम या फिर ज्यादा हुआ तो वो दोनों को रेगुलेट करता है। जब कम हुआ तो ये सारी एक्टिविटी होंगी, जब ज्यादा हो गया मतलब नॉर्मल आ गया तो वो अपने वापस से नॉर्मली अपने ओरिजिनल सिचुएशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये वाला पार्ट हो गया आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखिए तो कंपैरिजन देखें हम वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट का, तो एक दिन में 180 लीटर, ठीक है, जिसमें 180 लीटर जो है एक दिन में निकला तो इसका 1.5 लीटर, ठीक है, इतना ही यूरिन बनेगा। वापस कितना आ रहा है बताएंगे बेटा? कितना होगा? गलत हो गया, 175 थोड़ी होगा, 180 लीटर है ना। 180 लीटर में से 1.5 लीटर माइनस करो, कितना वापस आएगा? 1.5 लीटर ही जो है यूरिया बाहर जा रहा है, तो 178.5, ठीक है, 178.5 लीटर जो है ये क्या होगा, ये रिटर्न आ जाएगा। बाकी सारा उसके बाद 1.5 लीटर वो बाहर निकलता है। यहाँ पे ये बताया उतने में भी यूरिन जो है कितना रिलीज हो रहा है, मतलब 99% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है रेनल ट्यूब्यूल से। इस प्रोसेस को कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ क्या चीज, फिल्ट्रेट, समझे कैसे हुआ? तो देखो ये हमारा जो है ये क्या हो गया बेटा, बोमेंस कैप्सूल हो गया। अब इस बोमेंस कैप्सूल में यदि हम देखें तो फिर हमने आगे देखे थे ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, ठीक। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखे थे, इधर से अफरेंट आर्टेरियोल आया, इधर से इफरेंट आर्टेरियोल निकला, ये आगे चल के इस तरह से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में क्या होगा, ये ऐसा डिवाइड हो जाएगा। तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी यहां से होके ऐसे गुजरेगी, जाएगी इस तरह से, और इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है बताओ? तो यहाँ पे आपके जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ठीक है, मिनरल्स हो सकता है, वाटर हो सकता है, साथ ही साथ कुछ भी यहाँ पे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये सारे सब्सटेंसेस, तो अब इसको एक काम करते हैं हम, दो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। देखो ये वाला हमारा एक ये वाला पार्ट हो गया हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, और उसी के साथ एक साइड में हम बनाएंगे क्या चीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ऐसे में अलग अलग बना रहे हैं जिसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं। तो अब क्या होगा, जो भी सब्सटेंसेस यहाँ पे आया यहां से इधर क्या होगा बेटा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। इधर साइड क्या हो गया, ये रीअब्जॉर्ब हो गया, चाहे वो ग्लूकोज हो या फिर आपका अमाइनो एसिड हो या फिर व्हाटएवर जो भी होगा, कुछ भी हो सकता है, समझे। तो ऑल सब्सटेंसेस जो है ये क्या हो गए, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। कहां से, ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल्स, लेकिन ये डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसी के साथ साथ हम लोगों ने इस तरह से लूप ऑफ हेनले बनाए थे, तो ये जो लूप ऑफ हेनले यहाँ पे जो बना है, ये जो फॉर्म हुआ है लूप ऑफ हेनले, तो यहां से क्या हो रहा है बेटा, वाटर बाहर निकलेगा। देखिए हम लोगों ने जो कि वासा रेक्टा में वाटर चला गया, और यहां से सिर्फ सॉल्ट निकलेगा NaCl जो वासा रेक्टा में चला गया। मतलब हर अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग टाइप का क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे यही चीज समझाई हुई है।
तो अब देखो इसमें जो रीएब्जॉर्प्शन जो हो रहा है ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें दो टाइप का मैकेनिज्म होगा। एक तो मैकेनिज्म जो होगा वो कैसा होगा, एक्टिव, दूसरा मैकेनिज्म कैसा होगा, पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म्स जो है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सोडियम, ये रीअब्जॉर्ब हो रहा है एक्टिवली। तो एक्टिव में क्या क्या आ रहा है बताओ, एक्टिव में आ गया ग्लूकोज, साथ ही साथ क्या आ गया यहाँ पर अमाइनो एसिड, और साथ ही साथ क्या आ गया यहाँ पर सोडियम। कैसे हो रहे बेटा, ये एक्टिवली हो रहे। फिर इसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है रीअब्जॉर्ब होंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में क्या होगा बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब क्यों, देखो किसी का एक डाउट आया था, ठीक है, कि रीअब्जॉर्प्शन जो है फैसिलिटेटेड होता है, एक्टिवली होता है या पैसिव होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो इधर हमारे कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट है और इधर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, और इस सब्सटेंसेस में यदि हमको मूवमेंट करना है तो कभी भी देखिए, यदि मान लो इसको मैं ट्यूब्यूल मान रहा हूं, पीसीटी हो सकता है, डीसीटी हो सकता है, या लूप ऑफ हेनले हो सकता है, और ये हमारा वासा रेक्टा या फिर ब्लड कैपिलरीज जो है ये हो गई हमारी। तो अभी देखिए क्या होगा, यदि इस ट्यूब्यूल से सब्सटेंस को मुझे इधर लेके आना है जो मेरे लिए जरूरी है, ठीक है, तो इसको यहां से यहां लेके आना होगा। तो यहां पे क्या होगा, एक तो पहले शुरुआती दौर पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, इधर कम है, लेकिन फिर भी ये तो ब्लड है, ब्लड में तो सब्सटेंस रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे, सारे नहीं जाते। इसको यहां से इधर लेके आना है तो मुझे वहां पे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और एनर्जी कहां से मिलती है, एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से रीच होता है सेगमेंट। तो एनर्जी खर्च करके ग्लूकोज और एमाइनो एसिड और सोडियम को मुझे इधर लेके आना पड़ेगा। तो इस तरह का रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो कैसा होगा, ये कहलाएगा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन यदि यहाँ पे सपोज कोई नाइट्रोजनस वेस्ट है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है ना, इसको तो मुझे बाहर निकालना है, तो इसको बाहर फेंकना है, तो इसको मुझे रीअब्जॉर्ब करके एनर्जी खर्च करके इसे क्यों रीअब्जॉर्ब करूंगा मैं, बताओ। तो इसलिए यदि मुझे इस सेगमेंट का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे करना है, तो यदि कुछ जरूरत रहेगी हमारे बॉडी में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट का, ताकि ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे, क्या चीज, ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे। तो जैसे हमने देखे थे ना, यूरिया जो एक्सचेंज होता है स्मॉल अमाउंट में, तो वो डायरेक्टली हो जाता है, उसके लिए हमको एनर्जी नहीं लगेगी। तो नाइट्रोजनस वेस्ट उसके लिए बात कर रहा, तो उसका रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो कैसे होगा, वो होगा पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। तो शायद आप लोगों को ये वाले पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इपिथेलियम सेल्स समझ लिए, अमीनो एसिड कैसे होता है, नाइट्रोजनस रीअब्जॉर्ब पैसिव होता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है ये भी पैसिवली होगा, कहां पे, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। इनिशियल सेगमेंट मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा, ये बात कर रहा है लूप ऑफ हेनले का। तो ये इस टाइप का जो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है ये क्या कहलाता है बेटा, ये नॉर्मली होना ही होना है, लेकिन कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो इधर साइड होगा। तो इधर साइड जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके लिए हमको हार्मोन सीक्रेट करना पड़ेगा। तो कौन कौन से हार्मोन थे हमारे पास, हमारे पास दो हार्मोन थे, एक तो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन था, और साथ ही साथ हमारे पास कौन सा था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसको सीक्रेट करने के लिए बेटा हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, बट इधर साइड जो है रीअब्जॉर्प्शन होगा तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, समझे। तो वाटर जो है पैसिवली, जो इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन्स जो है यहां पे होता है, और यूरिन जब फॉर्म होती है, ट्यूबुलर सेल्स जब सिक्रेट करता है सब्सटेंस, तो क्या क्या सिक्रेट करेगा यहाँ पे, तो के प्लस जो है ये सिक्रेट होता है, एच प्लस यहाँ पे सिक्रेट होता है, जिससे पीएच मेंटेन होता है। अमोनिया जो है आयन के फॉर्म में वो भी फिल्ट्रेट में आता है, जिसे हम ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं, जो यूरिन फॉर्मेशन का अगेन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और जो आयनिक बैलेंस और एसिडिक कंडीशंस को मेंटेन रखता है। इस तरह से हमारे बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम भी जो है और
एक इक्वल अमाउंट में बैलेंस बना रहता है। समझ में आ गया? ये वाला पैराग्राफ अब सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। रिया का आंसर आ रहा है, हर्षिता का आ रहा है, सुमित, योगेश्वरी, आस्था, खुशी, आयुष, ईशा, स्वयं। यार इतना धीरे क्यों रिस्पॉन्स कर रहे हैं? जल्दी जल्दी यस भेजो ना यदि आ गया है तो। मुझे भी तो मालूम होना चाहिए आपको समझा है, आप लोग क्लास में है, नहीं तो फिर क्या है, आप बोलोगे मुझे नहीं समझा, लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी कि आप क्लास में थे एक्टिव? नहीं तो आप बोलने के लिए बोल दोगे नहीं समझा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। कोशिका, आयुष, सुमित, देवांग, अथर्व, ये सब आपकी प्रेजेंट लग रही है बेटा, जितने लोग बोल रहे हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनके एब्सेंट है, क्योंकि आपका नाम यहाँ पे मेरे थ्रू होना चाहिए आपके वीडियो में। ये आपकी प्रेजेंस है, आपका प्रूफ है कि आप क्लास में थे और आपको समझा है। और कोई यदि ये बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं समझा, तो मेरे पास प्रूफ रहेगा आपका कि नहीं आपको क्यों नहीं समझा, मेरे पास रीजन रहेगा आपको नहीं समझने का। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग वाटर और सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये हम देखते हैं। तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बेटा, लूप ऑफ हेनले की हम बात करें, किसकी? लूप ऑफ हेनले की बात करें तो ये तो इजीली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक डिसेंडिंग और असेंडिंग सेगमेंट है। यहाँ पे वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी। जैसे जैसे वाटर यहाँ से पास होते जाएगा, वाटर जैसे यहाँ से पास होगा तो यहाँ से बाहर निकल गया, लेकिन वाटर यहाँ से पास होगा तो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इधर साइड हमारा वाशर एक्टा है तो ये वाटर डायरेक्टली पकड़ लेगा, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी, ये डायरेक्ट हो रहा है। तो ये समझने वाला पार्ट नहीं है, समझने वाला पार्ट है कहाँ पे, ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये जब आगे गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा इस तरह से, ये जो सेगमेंट हमारा जो बना, इधर साइड जो हम आ रहे हैं, इधर साइड जो हम आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इधर का पोर्शन समझने की जरूरत नहीं है, आपको क्या है इधर वाले में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इधर हमारा क्या है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इधर हमारा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये दोनों पोर्शन जो है, इसमें जब वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है तो अपने आप नहीं होगा। यहाँ पे क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के पोर्स होते हैं, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन। और ये जो स्पेशल टाइप का जो प्रोटीन है जिसे एक्वापोरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वापोरिन्स। तो ये एक्वापोरिन्स जो है, जैसे हम एल्डोस्टेरोन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की जो हम बात करते हैं ना, तो क्या करते हैं, यहाँ पे पोर्स के नंबर को बढ़ा देगा। तो इतनी बड़ी जगह जहाँ पे पोर कुछ भी नहीं थे और अब इतने सारे यहाँ पे पोर्स आ जाएंगे यदि, और यहाँ से यदि वाटर बाहर जा रहा है तो उस वाटर को हमको वापस लेना है, तो क्या है, पोर्स बढ़ गया, तो वाटर जो है जल्दी 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 क्या करेगा, ये खींचते जाएगा। ये पोरिन्स की वजह से हुआ। तो ये किसकी वजह से हुआ बेटा? हार्मोन की वजह से हुआ। कौन सा हार्मोन? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है उसने इस पोर के साइज को बढ़ा दिया, ठीक है, प्रोटीन्स को बढ़ा दिया। प्रोटीन में पोर थे, पोर ओपन होने की वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया। अब एल्डोस्टेरोन ने क्या किया? एल्डोस्टेरोन ने जैसे कि सपोज इधर साइड सोडियम पड़ा था, सोडियम को पकड़ के अपने अंदर खींच लिया। सोडियम को पकड़ के जैसे इधर खींचता है तो यहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस देखो हम देखते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बाद इधर साइड भी वाटर है और इधर साइड भी वाटर है। लेकिन गलती से क्या हुआ, हम लोगों ने इधर साइड सॉल्ट को लाके रख दिए, और जैसे सॉल्ट हमने इधर लाए तो क्या करेगा, सोडियम ना वाटर को अपने तरफ खींच लेता है। सोडियम वाटर को कैसे खींचेगा? तो इधर बेटा कॉन्सेंट्रेशन जो है वाटर के फ्री मॉलिक्यूल का कम हो गया, क्योंकि सोडियम आ गया, तो इधर से वो अपने तरफ खींच लेगा। एज इट इज ये सोडियम यहाँ था तो इसको पकड़ के हमने इधर खींचे, तो इसके पीछे पीछे वाटर भी चला जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम को पकड़ के ब्लड वेसल्स में धकेल देता है। सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं उसको, समझे? तो इस तरह से ये जो है वाटर और सॉल्ट का जो है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन कहेंगे इसे। समझ में आया बेटा? आर्यन समझा? आपका डाउट था ये?
पार्थ आपका भी कुछ डाउट था, हो गया, समझ में आ गया ना? चलो पार्थ, सुमित, रिया, ईसा, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये जहां पे भी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा होगा एनसीईआरटी, अभी मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको क्लियर करवा दे रहा हूं बेटा, ठीक है? चलो अभी फंक्शन ऑफ द ट्यूबवेल में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, तो एक एक फंक्शन हम देखेंगे। देखिए बेटा, फंक्शन ऑफ द ट्यूबवेल पे आते हैं हम लोग। हमारे को मालूम है कि ये इस तरह से बोमेंस कैप्सूल है, इसके बाद ये पहले पीसीटी आता है, फिर लूप ऑफ हेनले आता है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल आता है और कलेक्टिंग डक्ट। तो हमें क्या करना है बेटा, पीसीटी का फंक्शन देखना है। हमें क्या देखना है बेटा, डीसीटी का फंक्शन देखना है। हमें क्या देखना है, लूप ऑफ हेनले का फंक्शन देखना है, और हमें कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इतने फंक्शंस हम लोगों को समझना है। तो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, पहले तो इतना पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है इस पैराग्राफ में, तो ये हम सबसे पहले समझ लेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम समझते हैं। तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो पीसीटी की हम बात करें तो ये जो हमारा बोमेंस कैप्सूल है, यहां से जो इस तरह से लाइन है, तो ये लाइन जो है इस तरह से आगे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटे, एक स्पेशल क्यूब के समान एक सेल्स होती है, ठीक है, ऐसे। तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये किससे लाइन होता है बेटा, एक सिंपल क्यूब के समान स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल। और यहाँ पे इस तरह से विलाई भी प्रेजेंट होता है बेटा, तो इसकी वजह से अपीयरेंस कैसा रहेगा, इसका ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस रहता है, ब्रश के समान दिखाई देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर इपीथेलियम। क्या कहेंगे इसे, ब्रश बॉर्डर इपीथेलियम। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने डायग्राम पिक्चर्स जब मैंने आप लोगों को समझाया था, तो वहां पे भी इसका जिक्र किया था, पिक्चर्स में समझाया था मैंने। तो देखो पहली लाइन क्या कह रही है, पीसीटी इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपीथेलियम, जो इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। पिक्चर देखना है किसी को, हमारे एनसीईआरटी में दिया है क्या बेटा पिक्चर पीसीटी का, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस वाला? देख लेते हैं, नहीं दिया है ना, तो ऐसे क्लियर है ना, आस्था को देखना है। ओके जस्ट वेट। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस जो है हम लोगों ने लास्ट टाइम जो देखे थे पिक्चर्स जो थी, इसमें हम देखते हैं कौन से डायग्राम में बताया था मैंने आप लोगों को, वेट करो, ठीक है, मैं आप लोगों को जो है ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम जो है वो समझा दे रहा हूँ, पीसीटी। ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, देखो क्या है, पिक्चराइजेशन होगा तब जाके ही आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है? पिक्चराइजेशन नहीं होगा तो वो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम मीन्स होता क्या है और ये कैसी दिखाई देती है, ठीक है, वो हम लोगों को देखना है। तो ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम की हम बात करें तो ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम जो है, ठीक, देखिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ऐसे हमारा पीसीटी, तो ये यहाँ पे आप देख ही रहे हो, ये जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है ना बेटा? यदि हम इसी को देखें तो ये वाले डायग्राम में इस तरह से आपका ये पीसीटी दिख रहा होगा, ये ऐसी लाइन है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन में आप देखिए, आपको यहीं पर ये जो पीसीटी का जो डायग्राम दिख रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से सेल्स दिख रही है। इस एक सेल को हम यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से बेटा, ये ऐसी सेल रहेंगी, और यहाँ पे ऐसी माइक्रोविलाई रहेंगे, मतलब फिंगर के लाइक ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं। तो इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रश के समान हो गया। कैसा हो गया ये, ब्रश के समान।
और क्यूब के समान यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जैसे क्यूब होता है तो क्यूब के समान है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू होता है बेटा। टिश्यू की यदि हम बात करें तो टिश्यू जो है क्यूब के समान टिश्यू होता है, इपिथेलियम टिश्यू होता है और ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहाँ पे पहला पार्ट आपका कौन सा वाला, ये वाला किधर गया, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो पीसीटी लाइन बाय सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। देखो यदि मान लो यहाँ पे ये पीसीटी की लाइन है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये पीसीटी हो गया। इस पीसीटी पे ऐसी कुछ सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कुछ सेल्स है। अब यदि मान लो यहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट है और इस सेल्स के साथ यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस है ये, और इस सब्सटेंस को मुझे यहाँ से अंदर भेजना है, तो एक और एक के साथ दो और उसके साथ ये तीन, कितने सब्सटेंस जा रहे हैं बेटा, तीन। यदि मुझे चौथा सब्सटेंस उसी जगह से यदि मुझे भेजना है तो वो एरिया क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? लेकिन सरफेस एरिया मुझे इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो सेल्स है यहां पे इस तरह से मैं ऐसे बहुत सारे हेयर्स बना दूंगा, बन गए हेयर्स। तो अभी देखो मुझे यहीं पे यदि कुछ सब्सटेंसेस को पास करना है तो देखो सब्सटेंस, जैसे मैं यहां से जो ये छोटे छोटे जो सब्सटेंस है जब मैं पास करूंगा तो ये जितने भी हेयर्स है तो हेयर्स में, हर हेयर्स में छोटे छोटे पोर्स रहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के। तो इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। और अब क्या होगा, यहां से मुझे सब्सटेंस भेजना है तो यहाँ पे हो सकता है कि छोटे छोटे भी रहे ऐसे सब्सटेंसेस, तो मैक्स टू मैक्स 10 सब्सटेंस 10 मॉलिक्यूल भेज सकता था। बट देखो ये एक ही सेल में जब ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस हुआ तो यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स भी पास हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये वाला पार्ट समझ में आया, पहला लाइन। शायद आपको ये वाला प्रॉब्लम आ रहा होगा। फिर आगे देखो नेक्स्ट क्या दिया है, फिर क्या है, ये ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मींस किसकी बात कर रहा है ये, इलेक्ट्रोलाइट में हो सकता है K+ हो सकता है, Na+ हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, उसी के साथ साथ व्हाटएवर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करें तो आयंस जो है 70 से लेके 80% इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कहां से जाते हैं बेटा, रीएब्जॉर्प्शन कहां से होता है इसका, इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन हो गया पीसीटी का। फिर इसी के साथ साथ वाटर भी यहां पर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, साथ ही साथ पीएच भी मेंटेन हो रहा है। क्यों पीएच मेंटेन हो रहा है, तो देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम में कुछ सब्सटेंस सिक्रेट भी हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, NaCl, न्यूट्रिएंट, H2O, K+ और बाइकार्बोनेट, ये सारा यहां से ये जो एरो इधर जा रहा है ना, ये एरो इधर जो जाते हुए जो बता रहा है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो है जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो है, जैसे कि ये जो वासा रेक्टा है यहाँ पे चले गए, इसमें चले गए। लेकिन कुछ सब्सटेंस यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, सिक्रेट भी होते हैं इस तरह से। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, पीएच भी मेंटेन होगा। यही चीज यहाँ पे बताई हुई है। ये वाले हमारे जो पार्ट हम जो समझ रहे थे, तो पीसीटी जो है मेंटेन कर रहा है क्या चीज, पीएच को और आयनिक बैलेंस को, क्योंकि रीअब्जॉर्ब भी हो रहा है और कुछ सिक्रेट करना है तो सिक्रेट भी हो रहा है। ओके, क्या क्या हो रहा है बेटा, अमोनिया पोटेशियम आयन फिल्ट्रेट में एब्जॉर्ब भी होते हैं, बाइकार्बोनेट भी यहाँ पे होता है। उस डायग्राम को देख के समझना पड़ेगा, तब आपको पीसीटी समझेगा। क्लियर हुआ ये वाला पैराग्राफ? रिस्पॉन्स करेंगे चैट टू एवरीवन या फिर वॉइस टू एवरीवन में। हर्षिता क्लियर है, आयुष क्लियर है, कोशिका क्लियर है, प्राइवेट चैट नहीं बोला मैंने, सेजल क्लियर है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में लूप ऑफ हेनले क्या होता है ये हम देखेंगे।
तो लूप ऑफ हेनले क्या है बेटा, मिनिमम जो है यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है असेंडिंग लिम्ब में। इस रीजन का मेन रोल क्या है बेटा, ऑस्मोलरिटी जो है मेडुलरी। देखो जैसे हम ये किडनी का डायग्राम बनाए, इस किडनी में यहाँ पे इस तरह से पिरामिड है, तो इस पिरामिड को यदि हम ऐसा ऐसा जूम करके हम बनाते हैं तो ये बन गया पिरामिड। अब इस पिरामिड में इधर साइड बोमेंस कैप्सूल है हमारा, और ये ऐसा अंदर साइड जो आया है ये लूप ऑफ हेनले आया है, आ गया। अब ये जो लूप ऑफ हेनले आया है तो ये क्या करता है बेटा, ये इतना पोर्शन जो हमारा मेडुला वाला है, तो मेडुला की जो ऑस्मोलरिटी है वो जो मेंटेन होंगी वो किसकी वजह से होती है, लूप ऑफ हेनले से होती है। कैसे होती है, क्योंकि इधर से पानी को बाहर निकाल लेगा और इधर से क्या करेगा, ये सॉल्ट को निकाल लेगा, तो इधर H2O बाहर हो गया, इधर क्या हुआ, NaCl बाहर हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंस रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पे जितना भी ये जो रहेगा ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाएगा। ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले क्या कर रहा है बेटा, ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, बट यहां से इलेक्ट्रोलाइट पास होंगे क्या, NaCl पास होगा क्या, नहीं। लेकिन इसकी वजह से फिल्ट्रेट जैसे जैसे इधर आगे बढ़ते जाएगा तो ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होते जाएगा। जैसे 300 ml है, फिर आगे गया तो 400 हो जाएगा, और ऐसे लास्ट तक के पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा, 1200। तो वाटर को इसने बाहर निकाल दिया, इसकी वजह से 1200 हो गया। फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा बेटा, सॉल्ट को बाहर निकालेगा, तो यहाँ से 1200 से 400 तक के आएंगे, और फिर 300 जाना आता जाएगा। इधर समझ में आ गया। जाता है क्या? आयुष क्या हुआ बेटा, यार आप लोग पढ़ते हो या फिर क्या करते हो, आपके वहां पे बातें होते रहती है। खोलना आता तेवढं भी नाही का? ऐसे पढ़ाई होती है बेटा तो कैसे समझेगा। सभी लोगों के साथ ऐसे हाल है कि बेटा घर पे आजू बाजू बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप लोग इधर उधर बातें कर रहे हो, तो फिर क्या होगा। बाकी लोगों के साथ नहीं है, जो लोग सीरियस है उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं बिल्कुल नहीं सर, नहीं माइक ऑफ करने का रोल नहीं है, माइक का प्रॉब्लम नहीं है बेटा। प्रॉब्लम ये है कि यदि आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप घर पे किसी और से बात करते हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो फिर वो पढ़ाई सीरियस पढ़ाई नहीं है। यदि आप ये सोचोगे कि ये रियल क्लासरूम है आपका और उस तरह से पढ़ोगे तो उसका आपका बेनिफिट आपको मिलेगा। चलो ठीक, आगे बढ़ते, छोड़ो। तो इस तरह से यहाँ पे क्या पहुंच गए हम लोग लूप ऑफ हेनले देख रहे हैं, और लूप ऑफ हेनले एक साइड से वाटर निकाल रहा है और दूसरे साइड से सॉल्ट निकाल रहा है। मतलब एक साइड जो है ये वाटर के लिए परमिएबल है बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है, और इधर साइड जो है इलेक्ट्रोलाइट को ही परमिट कर रहा है, वाटर को परमिट नहीं कर रहा है। मतलब ये वाला डिसेंडिंग पोर्शन हो गया और ये वाला क्या हो गया, असेंडिंग। और यहाँ पे यही चीज जो है हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अगेन इस पैराग्राफ पे वापस आते हैं और समझते हैं पैराग्राफ को कि ये सिग्निफिकेंस रोल जो है किस चीज में, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है यहाँ पे, किस चीज का बेटा, ये जो हमारे ग्लूकोज है उसी के साथ साथ अमाइनो एसिड है, जो भी इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा, लेकिन ऑस्मोलरिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो अब यहाँ पे देखिए, परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, this concentration the filtrate move down the ascending limb, impermeable to water allow transport electrolyte। मतलब ये descending limb है और ये ascending है। ओके, और ascending और descending में हम differences देखें तो ये क्या है, ये किस तरह से permeable है वो हम समझ रहे हैं आगे। therefore concentrated filtrate pass upward diluted ड्यू टू पास इलेक्ट्रोलाइट। ये वाला पार्ट शायद आपको नहीं समझाऊंगा, तो अब एक काम करते हैं, लाइन टू लाइन समझते तब आपको समझेगा। ठीक है, सारा पार्ट में अगेन एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। पहली चीज तो लूप ऑफ हेनले जो है यहाँ पे आपको समझ में आ गया है, क्या है, रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। अब इसका असेंडिंग लिम्ब, पहली चीज तो ये वाला डिसेंडिंग रहेगा बेटा। ठीक है, ये असेंडिंग नहीं रहेगा, ये वाला क्या रहेगा, डिसेंडिंग। फिर ये जो जा रहा है ऊपर ये क्या रहेगा, ये रहेगा असेंडिंग। ओके, ये वाला है असेंडिंग और ये वाला है डिसेंडिंग। हेलो हेलो, किसी को डाउट है इसमें, सही है गलत है उल्टा है, इधर ध्यान दो जल्दी बताओ।
डिसेंडिंग असेंडिंग, क्या आप यही कंसिडर कर रहे थे? बेटा मेरा आवाज आ रहा है ना सभी लोगों को? यस सर। ओके ठीक। तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो है, जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, असेंडिंग लिम्ब, ठीक, इसमें मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अब देखिए ये जो रीजन है, सिग्निफिकेंस रोल मेंटेन हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, कौन सा? असेंडिंग पोर्शन। अब यहां पे डिसेंडिंग की बात आ रही है, तो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले ये वाला क्या कर रहा है बेटा, परमिएबल टू वाटर, यहां से सिर्फ वाटर को क्या करेगा, ये परमिट करेगा, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ओके, मतलब जैसे जैसे फिल्ट्रेट यहां से इधर आगे बढ़ते जाएगा तो यहां पे फिल्ट्रेट क्या हो रहा है, कॉन्संट्रेट हो रहा है फिल्ट्रेट, ये यहां पे ऐसा लिखा हुआ है। ओके, मूव डाउन, फिल्ट्रेट क्या हुआ, कॉन्संट्रेट। इतना पार्ट समझ में आ गया? ओके, फिर इसके बाद देखो अब आगे बढ़ते हैं हम, और तो नेक्स्ट पोर्शन जो है असेंडिंग लिम्ब पे हम जाते हैं, कौन सा, ये वाला। तो जैसे असेंडिंग लिम्ब पे गए तो ये वाटर के लिए इम्परमिएबल हो गया, बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल हो गया, समझे? तो एक्टिवली और पैसिवली दोनों हो रहा है बेटा यहाँ पर। तो इस तरह से फिल्ट्रेट अपवर्ड में भी जा रहा है तो भी ये क्या हो रहा है बेटा, कॉन्सेंट्रेट, ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, ये डाइल्यूटेड हो गया, देन इलेक्ट्रोलाइट को पास किया मेडुलरी फ्लूइड में। अब आते हैं हम लोग डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल पे, मींस DCT। अब डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल की यदि हम बात करें तो यहां पर जो प्रोसेस हो रही है ये क्या हो रही है, तो यहां पे होता है बेटा कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, जिधर सोडियम जाएगा उसके पीछे वाटर जाएगा, ठीक है, कौन सा वाला, ये इधर वाला। ओके, तो डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल क्या कर रहा है बेटा, ये रीएब्जॉर्प्शन कर सकता है बाइकार्बोनेट आयन को, हाइड्रोजन आयन को सिक्रेट कर सकता है और पोटेशियम आयन को सिक्रेट कर सकता है, अमोनिया जो है इसे भी सिक्रेट कर सकता है, और इस तरह से सोडियम पोटेशियम बैलेंस जो हमारे ब्लड में जो मेंटेन होना चाहिए वो भी क्या होगा, मेंटेन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट है, सोडियम वापस ले लेगा, वाटर ले लेगा, बाइकार्बोनेट ले लेगा, सिक्रेशन में क्या किया, पोटेशियम सिक्रेट कर दिया और H+ सिक्रेट कर दिया, ऐसा हो रहा है। तो ये वाला जो आ रहा है ये कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, ये वाला जो आ रहा है ये क्या आ रहा है बेटा, ब्लड से बाहर आ रहा है। ये अलग अलग जगह डायग्राम में बताया, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता है, एक ही जगह से ले भी लेगा और वापस भी दे देगा, ऐसा होता है। तो ये वाला डायग्राम क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है इस डायग्राम पे, रिस्पॉन्स करो, कलेक्टिंग डक्ट पे आते फिर। मेरा वॉइस लगता है आपके पास क्लियर सर। क्लियर है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ग्रेट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है, हम लोग कहाँ पहुंच गए, कलेक्टिंग डक्ट पे पहुंच गए। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है ये एक लॉन्ग डक्ट होती है जो एक्सटेंड हो रहा है, कहाँ से बेटा, कॉर्टेक्स से लेके किडनी तक के, ठीक है। जैसे कि ये हमारा जो है किडनी है, इसका ये कॉर्टेक्स पार्ट है, और इसी कॉर्टेक्स में हमने क्या देखे थे, इधर ये पिरामिड है, तो यहाँ से लेके ये बाहर से लेके अंदर तक के ऐसा आ रहा है, कॉर्टेक्स से लेकर किडनी तक के, ये जो है आप डायग्राम में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स का है और ये मेडुला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो है ये क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। तो ये एक लॉन्ग डक्ट होती है, ठीक है, और ये इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक के जा रही थी, ऐसी लार्ज हो जाती है, ठीक है, छोटी पतली थी पहले, इधर क्या हो गई, ऐसी लार्ज हो गई। ओके, फिर इसी के साथ साथ अब देखो आगे, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहां से क्या कर रहा है बेटा, रीएब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे बेटा यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, मतलब यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में कलेक्टिंग डक्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों रोल है, क्योंकि इस जगह पे स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी पास हो रहा है, मतलब यहाँ पे हार्मोन काम कर रहे हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन। साथ ही साथ ये पीएच भी मेंटेन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये
एक सेंसिटिव सिक्रेशन होता है, कितना H+ और कितना पोटेशियम आयन हमारे को ब्लड में वापस भेजना है, और आयनिक कंसंट्रेशन कितना हमको मेंटेन करना है, ये भी हमारा कलेक्टिंग डक्ट में होता है। तो ये हो गया बेटा कलेक्टिंग डक्ट, समझ में आ गया। चलो ये वाले पैराग्राफ में किसी को डाउट है कि जल्दी बताओ, लास्ट 10 मिनट है आपके पास। यार रिस्पॉन्स करो, वॉइस में एक्सेस दो, यस नो में, नो चैट, ओनली वॉइस, यस नो यस नो। क्लियर है तो यस, नहीं है तो नो। Yes, sir, clear. Yes, sir. सर बाकी Yes, लोग sir, clear. Yes, sir. ओके अभी इसमें रिस्पॉन्स देंगे यस और नो, यस होगा तो आगे बढ़ेंगे, नो होगा तो डाउट बताऊंगा। रिस्पॉन्स नहीं आया ये वाले पार्ट में, यस नो, नो चैट, Yes, ओनली वॉइस, चैट में देख नहीं रहा हूं अभी। yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। कोई नो वाला है इसमें? चलो आगे बढ़ते। ये डायग्राम क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. यस सर Clear, sir. Yes, sir. Sir. चलो सभी का यस है, आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। ये लास्ट पैराग्राफ में किसी को डाउट है? अब कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या रिस्पॉन्स देना है। ये क्लियर है तो यस, नहीं है तो नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को, बहुत से लोगों को रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में, और ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। देखो बेटा, किडनी का मेन फंक्शंस क्या है बेटा? वो रेगुलेट कर सकता है, ठीक। क्या चीज? हमारे GFR को, हमारे यूरिन को, कितना यूरिन बना के बाहर फेंकना है और कितना उसमें से यूरिया को वापस लेना है। वापस तो कम लेगा, बट उस यूरिन में से कितना वाटर जो है उसको रिटर्न लेना है। तो ये हमारे किडनी का मेन फंक्शन हो गया। ये मैकेनिज्म हमारे ब्रेन से, मतलब ब्रेन का हमारा एक मेन पार्ट होता है, जैसे क्या कहते हैं बेटा, हाइपोथैलेमस, वहां से कंट्रोल होती है। और किडनी में बेटा एक स्पेशल जो है एपरेटस प्रेजेंट होता है, जिससे जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बेटा हमारा हार्ट जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मींस हमारा हार्ट, साथ ही साथ जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है, JGA बोलते हैं जैसे, और हाइपोथैलेमस, ये तीनों भी मिलके किडनी के फंक्शंस को क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं कहां से? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस की हम बात करें तो हाइपोथैलेमस, जैसे कि सपोज ये हमारा ब्रेन हो गया, और हमारे इस ब्रेन का एक स्पेशल पार्ट यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो ये रिसेप्टर ने जैसे डिटेक्ट किए कि हमारे बॉडी में वाटर लेवल कम हो गया है, तो वाटर लेवल जैसे हमारे बॉडी में कम होगा तो ये क्या करेगा, एक मैसेज जो है डायरेक्टली भेजेगा। यहाँ पे हमारी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है इस तरह से। ये कौन सी ग्लैंड है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेजा। हाइपोथैलेमस को मैसेज कहां से मिला? रिसेप्टर से मिला। मतलब रिसेप्टर ने हाइपोथैलेमस को मैसेज किया, मैसेज जो गया कहां गया? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेट कर दिया। ये फ्लो चार्ट याद रखना। ये रिसेप्टर को कहां से पता चला? जैसे ही पता चला हमारे बॉडी में वाटर का लेवल क्या हुआ है? कम हो गया है। तो हमारे बॉडी में वाटर का लेवल कम हुआ तो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजा, और वो मैसेज सिग्नल की हेल्प से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गए, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सिक्रेट कर दिया। एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारे ब्लड की हेल्प से डायरेक्टली कहां पहुंचा? किडनी में। और किडनी में कहां पे बेटा? डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, वहां पे जाके क्या करेगा बेटा? ये एक्वापोरिन्स जो होते हैं, स्पेशल प्रोटीन, इसके नंबर्स को बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऐसा होता है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ऑस्मो रिसेप्टर जो हमारे बॉडी में थे एक्टिवेट हुए कब? चेंज हुआ ब्लड वॉल्यूम तब। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कंसंट्रेशन जब चेंज होता है, और या फिर एक्सेसिव लॉस हो जाता है फ्लूइड, ठीक है, तो हमारे बॉडी जो है वो क्या होंगी? एक्टिवेट होती है। हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स जो हाइपोथैलेमस को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे।
हाइपोथैलेमस का जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलेशन हुआ, स्टिमुलेट होते ही अभी हार्मोन सिक्रेट होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक, जो कि हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, जो पोस्टेरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसे क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। उसने क्या किया, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रेट कर दिया। अब ये जो हार्मोन है ये क्या करते हैं बेटा, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। कहाँ पे, लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूबिल, मतलब कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, जिससे डायूरेसिस को प्रिवेंट किया जाता है, क्योंकि जो कलेक्टिंग डक्ट हमारी ऐसी जो प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा वाटर है, यदि ज्यादा वाटर पास हो गया तो इसको बोलते हैं डायूरेसिस, इसमें से वाटर को बाहर निकाल लिया तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेसिस। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन यूरेसिस को क्या कर रहा है बेटा, डायूरेसिस को रोक रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब बढ़ गया तो ये जो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए थे ये क्या होंगे बेटा, अभी स्विच ऑफ हो जाएंगे, अभी सिग्नल रोक देंगे, सिग्नल रोक देंगे तो एंटी डायरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन भी क्या होगा, रुक जाएगा, और रुक गया तो फंक्शंस नॉर्मल हो जाएंगे। साथ ही साथ एक और काम कर रहा है, कंस्ट्रक्टरी फंक्शंस कर रहा है। ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, ये प्रेस कर देगा, जैसे प्रेस हुआ तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा और उसका रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीएफआर बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ा तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। इस तरह से अगेन एक ये भी मैकेनिज्म्स होती है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ये क्या करता है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया सभी को? यस सर, नो सर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Sir. Clear, Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, ग्रेट। sir. कई लोगों ने कसम खाई है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, और जो बोलेंगे वो लाइफ में आगे जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब यहाँ पे नहीं बोलना है, एक्टिव जितना रहोगे आप, वो आपकी प्रेजेंस बता रही है। और वो जो सुपर पावर जिससे आप अभी तक यहाँ पहुंचे हो, वो सुपर पावर आपको देख रही है कि आप अभी एक्टिव है, मीन्स आपका रिजल्ट वहां पे तैयार हो रहा है, ठीक है। हर क्लास में आपकी एक्टिविटी जो है आपके रिजल्ट को बना रही है। आगे बढ़ते हैं, अब ये वाले पार्ट पे आते हैं। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल हो गया, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल के साथ ही साथ हमारी जो ब्लड वेसल्स यहाँ से गई है इस तरह से, ठीक है। तो अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल जो है यहाँ पे एक सेल्स प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ बेटा ये जो घूम फिर के इधर से जब वापस आएगा तो ये हमारा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। तो ये जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है इसके पास भी सेल्स प्रेजेंट है। तो ये कौन सी है, मैकुला डेंसा सेल। ये कौन सा है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों के पास रिसेप्टर है। रिसेप्टर कौन से हैं, यदि हमारा ब्लड प्रेशर कम हुआ है तो उसको डिटेक्ट करेंगे, यदि हमारा सॉल्ट बैलेंस कम हुआ है तो उसको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, उस फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे होता है। तो देखो कैसे हो रहा है। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। जैसे ही GFR कम होगा, GFR के कम होते ही यहाँ पे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट हुई, जिसने क्या सिक्रेट की, क्या बोलते हैं इसको, क्या है ये, रेनिन हार्मोन। ये हार्मोन का सिक्रेशन जैसे ही हुआ, ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा। फिर ये लंग्स के पास जाता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, और ये 3 टाइप से काम करता है। ये एल्डोस्टेरोन बनाता है, ये अफरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। देखो यहाँ पे ये दिया है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होगा पहले एंजियोटेंसिन 1 में, फिर 1 जो है ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। समृद्धि क्या प्रॉब्लम हुआ बेटा? ओके। फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, पिचका देगा, दबा देगा। जैसे दबा दिया तो वो क्या होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। जैसे हम पानी के पाइप को एक साइड से ऐसे दबा देते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है ना, फोर्स, तो इस तरह से फोर्स बढ़ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर हो रहा है। पहला काम क्या कर रहा है ये,
वैसो कंस्ट्रक्टर है, जिससे GFR जो है अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। GFR यदि बढ़ गया तो फाइनली क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, समझे। फिर इसी के साथ साथ एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सॉल्ट के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और जिधर जिधर सॉल्ट जाएगा उसके पीछे पीछे पानी जाता है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है बेटा, Na+ और वाटर जो है कहाँ पे, जो भी डिस्टल पार्ट हमारा है ट्यूब्यूल का, वहां से बढ़ा रहा है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। ये इस तरह से इस मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। और यदि मान लो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है तो उसको कंट्रोल भी करना है ना। तो हमारा ये जो हार्ट है, हार्ट की जो एट्रिया है, एट्रिया में जो वॉल होती है, इस वॉल से एक फैक्टर सीक्रेट होता है जिसे एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं, शॉर्ट में ANF कहलाता है। ये क्या करेगा, ब्लड के प्रेशर को कम कर देता है। जो ब्लड वेसल्स जो थी ना, ऐसी थी पहले, तो उसको ऐसा पिचका दिया था, कंस्ट्रिक्ट कर दिया था, उसको ऐसा फैला देगा, तो ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये थे बेटा आज के आपके डाउट, जो भी आपको प्रॉब्लम आई थी, और आपका एक एक डाउट और एक एक पोर्शन जो है मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया। अब किसी के कुछ डाउट रह गए हैं तो वॉइस में या चैट में पूछ सकते हो, नहीं रह गए हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का प्रीवियस ईयर वाला पार्ट लूंगा मैं। रेनिन और रेनिन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना बेटा, सिंगल एन याद रखो यहाँ पर, बस वहां पर डबल एन था, सिंगल एन डबल एन ऐसे याद रखो, वो तो याद करना पड़ेगा बेटा। मिक्चुरेशन डाउट है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। एक बार वीडियो जो है रिकॉर्डिंग उसको रिवाइज कर लो। इंसुलिन वाला पार्ट बता देता हूँ, योगेश्वरी का प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो इंसुलिन का रोल क्या है, इंसुलिन क्या करता है बेटा, इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करके रखना। यदि हमारे ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो बढ़ने की वजह से इंसुलिन क्या करता है, उसको कम कर देता है। लेकिन यदि इंसुलिन का सिक्रेशन ही ना हो तो ब्लड में ग्लूकोज और बढ़ जाएगा, और इंसुलिन यदि सिक्रेट नहीं हुआ तो फिर डायबिटीज हो जाती है। तो इंसुलिन के नहीं होने की वजह से जो डायबिटीज होती है उसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डायबिटीज मेलिटस। सिंपल अभी बेटा योगेश्वरी इतना समझो, आगे हार्मोन वाले फंक्शंस में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा रिवीजन हो गया, चलो वेरी गुड, मजा आया ना बेटा, सभी को क्लियर हो गया। एक एक कंसेप्ट रिस्पॉन्स करो जल्दी से वॉइस में, एक एक करके, समझा सभी को अच्छे से क्लियर हो गया, एक एक पार्ट क्लियर है। यस सर। चलो वेरी हाँ सर। ग्रेट। चलो तो आपके एक एक पार्ट जब क्लियर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और यही एनसीईआरटी वाला बेटा ओरल टेस्ट लूंगा मैं। तो जो लोग नहीं हैं वो लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कितने लोग आते हैं। ओके, जो लैपटॉप पे है मुझे चैट पे भेज सकते हो। ओके बेटा, ये सर ठीक, ओके ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो एंड करते हैं फिर आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे के नेक्स्ट पोर्शन को, और लोकोमोशन के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। लोकोमोशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ग्रेट बेटा, आर्यन बेटा कॉल करना मुझे। ओके बेटा ईसा, कोई बात नहीं। प्रहलाद बेटा कॉल करना मुझे। ओके बेटा, मैं शेयर कर दूंगा प्रहलाद, मैसेज कर देना मुझे एक बार। चलो तो आगे फिर नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।